नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है आधुनिक राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी। दोस्तों, ये महात्मा गांधी जो टॉपिक है ये दो तरह से महत्वपूर्ण है। पहला है कि जो नागरिक शास्त्र में जिन अभ्यर्थियों का टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र विषय है उनके लिए तो महात्मा गांधी महत्वपूर्ण ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ में जो अभ्यर्थी इतिहास विषय का चुनाव किए हैं, इतिहास विषय टीजीटी से देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि महात्मा गांधी का अभ्युदय एक ऐसे समय में होता है जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी होती है और नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ने लगता है। नरम पंथ गरम पंथ का दौर लगभग प्रारंभ होता है और उसके बाद नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे पहुंचता है, तभी गांधी जी का आगमन होता है। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो इतिहास विषय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और नागरिक शास्त्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस टॉपिक को महात्मा गांधी से जुड़े जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से पढ़ें। क्योंकि यहाँ से कम आपको 15 सवाल मिल जाएंगे महात्मा गांधी से जुड़े जो भी कार्यक्रम हैं। जैसे हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक अलग नोट्स बना लें, कहाँ से कहाँ तक 1885 से लेके 1950 ईस्वी तक कि जो टाइम पीरियड है, इसके लिए आप एक अलग नोट्स, अलग किताब, अलग नोट्स बना लें। क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सवाल मिल जाते हैं। अगर आपका इतिहास राजनीति दोनों हैं तो अनुमान लगाइए यहाँ से आपको लगभग दोनों मिला के 20 सवाल मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और अगर आपका सिर्फ सिविक्स है तो भी आपको लगभग 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 9-10 क्वेश्चन। तो दोस्तों, एक तरह से 1885 से लेके 1950 तक का जो टाइम पीरियड है बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में महात्मा गांधी का भी उदय होता है। इसी में महात्मा गांधी के राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड की जो भी घटनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी महात्मा गांधी से जुड़े हुई गतिविधियां हैं, उसको वन बाय वन करके एक अच्छे नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से सवाल आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ अभ्यर्थी यहीं से करते हैं। कारण यह है कि इतनी घटनाएं घटित हुई हैं, इतने ज़्यादा पात्र हैं, इतनी ज़्यादा डेट हैं कि यहाँ कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। और जो अभ्यर्थी होते हैं सामान्यतः यहाँ पे समय कम दे पाते हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए एक अलग नोट्स तैयार करें। और गांधी से जुड़े जो तथ्य हैं आइए देखते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नाम के स्थान पर हुआ था और इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों पुतली बाई था, जो एक कुशल गृहिणी थी। और उनके पिता करमचंद गांधी एक प्रसिद्ध दीवान थे जो पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर में जो है दीवान के रूप में कार्य कर चुके थे। तो एक बार कंपटीशन में सवाल पूछा कि करमचंद गांधी किस स्थान पे दीवान थे, तो विकल्प में पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर 3 जगह दिया था और चौथा जो ऑप्शन था उसमें उपर्युक्त सभी था। तो दोस्तों, तीनों जगह दीवान के रूप में गांधी जी के पिताजी कार्य कर चुके हैं। अगर गांधी जी की संतान की बात करें तो गांधी जी के 4 संतानें थीं। गांधी जी के 4 संतानें थीं, हरिलाल, मणिलाल,
देवदास, रामदास, ये चारों पुत्र गांधी जी के थे। और गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा नाम था उनका दोस्तों, और 1944 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, जिनकी मुलाकात गांधी जी की पहली बार लंदन में हुई थी। और इन्हीं की प्रेरणा से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज किया था। जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप एक साल कुछ न करिए, सिर्फ राष्ट्रीय गतिविधियों का बहुत बारीकी से आकलन करिए। फिर इन्होंने एक साल कुछ नहीं किया। एक साल के बाद चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों टीजीटी 2013 में पूछा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी की जो शिक्षा दीक्षा हुई दोस्तों, वो 1888 से 1991 के मध्य लंदन के द इनर टेम्पल नाम की संस्था से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि या कानून की शिक्षा हासिल की थी। अब दोस्तों इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण करने के बाद भारत लौटे जब, तो इन्होंने अनेक जगहों पर, अनेक शहरों में वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। फिर इन्हें अचानक एक व्यापारी, भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला अपने केस में मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका आमंत्रित करते हैं। और जैसे वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि भारतीयों के साथ और अश्वेतों के साथ ज़बरदस्त भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इन्हीं के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसे मॉरिसबर्ग कांड के नाम से जाना जाता है। इस मॉरिसबर्ग कांड ने गांधी जी को अंदर से हिला कर रख दिया। इसके बाद गांधी ने फैसला कर लिया कि अब हम दक्षिण अफ्रीका में जो अन्यायपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो भेदभावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसे समूल नाश करते हुए ही हम भारत लौटेंगे। दोस्तों यहाँ घटना ये घटी थी कि गांधी जी एक बार डरबन से अफ्रीका के डरबन शहर से प्रिटोरिया लौट रहे थे। एक फर्म कंपनी थी, उसका मुकदमा लड़ने के लिए वो प्रिटोरिया आ रहे थे। तो उस फार्म कंपनी ने जो है इनके लिए क्लास 1 का टिकट बुक कराया था। तो जिस ट्रेन में बैठे थे उसमें एक अंग्रेज़ भी था। उस अंग्रेज़ ने इन्हें कहा कि आप जो है फर्स्ट क्लास से निकल के थर्ड क्लास में चले जाइए। इन्होंने मना कर दिया, कहा मेरे पास तो फर्स्ट क्लास टिकट है। तो कहा उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ गोरे अंग्रेज यात्रा कर सकते हैं इस डब्बे में। तो दोस्तों इसी बात को लेके गांधी जी और अंग्रेज में बहस हुई, तो अंग्रेज ने इन्हें उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यही एक ऐसी घटना थी जो गांधी जी को झकझोर के रख दिया। और गांधी जी ने फैसला कर लिया कि हम यही इस भेदभाव, नस्लवाद की नीति को उखाड़ फेंकेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया। इसके बाद 1904 में दोस्तों इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया। और यह पहला आश्रम था गांधी जी का। गांधी जी का पहला स्थापित आश्रम कहाँ है? वो दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन में, फिनिक्स फर्म के नाम से, फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। एलटी ग्रेड 2018 में सवाल पूछा लोक सेवा आयोग ने दोस्तों कि फिनिक्स आश्रम जो डरबन में है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। तो एलटी ग्रेड में आया हुआ सवाल है फिनिक्स फर्म। इसके बाद दोस्तों अगर 1906 की घटना की बात देखें तो 1906 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में।
तो GIC 2009-2012 में पूछा गया सवाल कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन में, खेड़ा आंदोलन में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो दोस्तों सत्याग्रह या अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और इसके बाद इतना ज़बरदस्त संघर्ष आंदोलन करने के बाद गांधी जी लगभग 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किए। उसके बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। जैसे भारत की सरजमी पे कदम रखते हैं गांधी जी, वैसे ही एक महापुरुष गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है और गोखले इन्हें सलाह देते हैं कि आप 1 वर्ष विश्राम करें, तत्पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करें। तो गांधी जी ने कोई गलती नहीं की, ऐसा ही किया और उनके सलाह के अनुसार इन्होंने पहला आंदोलन चंपारण का जो है इन्होंने शुरुआत किया। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये क्रम है। तो दोस्तों गांधी जी को कुछ उपाधियां भी लोग दिया करते थे, तो कुछ उपाधियां देख लेते हैं। जैसे महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने दिया था और गांधी जी को बापू प्यार से नेहरू कहा करते थे, तो बापू की उपाधि नेहरू ने दिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 में, जब सुभाष चंद्र बोस जापानी सेना के समर्थन से भारत को स्वराज दिलाने का प्रयास कर रहे थे, तब सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से कहा था, हे राष्ट्रपिता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो पहली बार राष्ट्रपिता का संबोधन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। और गांधी जी को अधनंगा फकीर कह के किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने पहली बार गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। और सदी का पुरुष किसने कहा था गांधी जी को? आइंस्टीन ने कहा था। और एक बार दोस्तों TGT 2011 में सवाल पूछा कि किस महापुरुष ने गांधी के लिए कहा है कि हाड़ मांस का एक मानव कभी चला भी था धरती पे, शायद आने वाली पीढ़ी इस बात को विश्वास न कर सके। तो दोस्तों आइंस्टीन ने गांधी के लिए कहा था कि हाड़ मांस का एक मानव धरती पर चला भी था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकें। तो सदी का पुरुष और हाड़ मांस का मानव, ये संबोधन आइंस्टीन ने गांधी के लिए दिया था। अब दोस्तों पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं कि गांधी जी ने कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। तो हिंद स्वराज एक प्रमुख किताब है जो अंग्रेजी में लिखी गई है। पूछा जाता है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह किताब गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी की अमूल्य धरोहर है, अमूल्य कृति है हिंद स्वराज। इसके बाद दोस्तों गांधी जी जब 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे तो उसी दौरान इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका भी निकालते थे, एक न्यूज़पेपर निकालते थे, अखबार। तो दोस्तों इस न्यूज़पेपर में वो नस्ली भेदभाव की जितनी बातें होती थी उसका उल्लेख करते थे। तो इसमें क्वेश्चन पहले ये बनेगा कि कौन सी पत्रिका है जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी? कौन सा न्यूज़पेपर है जिसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किस देश में होता था? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन क्या है? एक पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। बहुत आसान तरीके से याद कर लीजिए। जी का मतलब होता है गुजराती, एच का मतलब होता है हिंदी, ई का मतलब इंग्लिश, टी का मतलब तमिल। तो दोस्तों इन 4 भाषाओं में
पत्रिका प्रकाशित होती थी। कौन सी? इंडियन ओपिनियन। दोस्तों इसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि टीजीटी सोशल साइंस में इंटरव्यू समाप्त हो गया है और आने वाली जो परीक्षा है पूरा अनुमान ये है कि ये परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है। तो इसलिए कोई भी गांधी जी से संबंधित कोई भी तथ्य है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत कारगर होंगी। इंडियन ओपिनियन दोस्तों 4 भाषा में प्रकाशित होती थी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। हरिजन और यंग इंडिया भी गांधी की महत्वपूर्ण कृति है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये गांधी जी की एक अमूल्य धरोहर है। इसको इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से भी जानते हैं। यह दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा है और मूलतः यह गुजराती में लिखी गई है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्य आपके क्लियर होते हैं। गांधी ने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक बार पूछा था सवाल किसी कंपटीशन में, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन खुद गांधी जी का है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था मार्क्सवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, वैसे गांधी ने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। और ब्रिटिश संसद को वेश्या कह के संबोधित किया था। किसने? गांधी जी ने खुद कहा था कि ब्रिटिश संसद जो है वेश्या के समान है। और दोस्तों गांधी जी पर प्रभाव किन तत्वों का पड़ा उसके बारे में जानते हैं। भगवत गीता से सबसे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित थे और भगवत गीता के निष्काम कर्म से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दोस्तों गांधी जी वैष्णव धर्म के अनन्य समर्थक थे, वैष्णव धर्म के बहुत बड़े भक्त थे और अपनी माँ के कारण भी वैष्णव धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी उसी तरह बाइबिल और कुरान से भी समान रूप से प्रभावित थे। बाइबिल और कुरान की जो मूल बातें हैं उनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और दोस्तों गांधी जी अहिंसा का सिद्धांत जो इन्होंने बताया वो वास्तव में टॉलस्टॉय से प्रेरित है। टॉलस्टॉय से प्रेरणा लेके इन्होंने अहिंसा सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और सविनय अवज्ञा सिद्धांत अमेरिकी दार्शनिक विचारक थोरो से प्रभावित था। थोरो अराजकतावादी विचारक है। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावाद की नींव रखी है। और दोस्तों अनटू द लास्ट किताब है रस्किन की, और रस्किन की अनटू द लास्ट से गांधी जी बहुत प्रभावित हैं। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय की रचना की थी। सर्वोदय का विचारधारा सृजित किया था। दोस्तों गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु हैं वो गोखले माने जाते हैं। गांधी जी पहली बार लंदन में गोखले से ही मिले थे और जब भारत लौट रहे थे दक्षिण अफ्रीका से 21 साल के प्रवास के बाद तो गोखले से ही मुलाकात हुई थी। गांधी जी के गुरु गोखले हुए और गोखले के गुरु दोस्तों रानाडे हैं। गोखले के गुरु रानाडे हैं जिसे महाराष्ट्र का सुग्रात भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 2 महापुरुष और इनके गुरुओं के बारे में जाना। अब दोस्तों गांधी का एक और स्टेटमेंट है कि धर्म विहीन राजनीति मौत का फंदा है, या ऐसे भी कहा जाता है धर्म विहीन राजनीति फांसी का फंदा है। यह कथन किसका है? यह गांधी जी का है। और यह सवाल दोस्तों GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद दोस्तों गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था, या परन्यास सिद्धांत या न्यास सिद्धांत भी कहा जाता है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है बहुत संक्षिप्त में जान लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि जो अमीर लोग होते हैं, जो उद्योगपति लोग होते हैं,
उनके पास जो पूंजी है, पैसा है, वो उनका निजी धन नहीं है। वो पूरी दुनिया की एक साझी विरासत है, जहाँ साझी संपत्ति है। वो समाज की धरोहर है और वो उसका मालिक जरूर हो सकता है, लेकिन अकेला मालिक नहीं है। उसकी उपयोगिता समाज के लिए है। इसलिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत, प्रन्यास सिद्धांत के तहत गांधी जी कहते हैं कि वह समाज की धरोहर है। जो उद्योग हैं, जो संपत्ति है, वो समाज की धरोहर है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए काम किया जाना चाहिए। तो इसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत के माध्यम से लोक कल्याण की भावना को गांधी जी जागृत करते हैं। जैसे दोस्तों, जो एक ट्रस्ट होता है, जैसे हम उदाहरण दें तो प्रयागराज में एक केपी ट्रस्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट माना जाता है। लेकिन इसके जो संस्थापक थे काली प्रसाद थे, लेकिन वो अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है वो समाज के लिए एक धरोहर है। तो वो समाज के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे कम्युनिटी सेंटर स्थापित करता है और लोगों की सेवा करता है। तो यह ट्रस्टीशिप सिद्धांत है दोस्तों। उम्मीद है आपको गांधी जी, महात्मा गांधी का ये राजनीतिक विचार और ये उनका बाल्यकाल की अवस्था समझ में आई होगी। तो ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट में और गांधी जी लेके हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, जाते जाते इस लेक्चर को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।